नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आइस में। हम देख रहे थे जो जियोग्राफी का है उसमें अवर्धन चक्र। तो विभिन्न प्रकार के अवर्धन चक्र मैं आपको लाइन से सीक्वेंस से समझा रहा हूँ। अपना जो नेक्स्ट अवर्धन चक्र है वह है आपके सामने काष्ठ अवर्धन चक्र। कि काष्ठ क्या होते हैं, काष्ठ में किस तरीके का लैंडफॉर्म स्थलाकृति बनती है, आज पूरा वीडियो उसी के लिए समर्पित है। अभी तक जो आप पढ़े हैं नदी अवर्धन चक्र, नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पुनः इसके बाद हिमानियों के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है, दोनों पोर्शन पढ़ते हैं आप, जो अपवर्धन से बढ़ते हैं और जो निक्षेपण से बनते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, बिल्कुल एक नया अपवर्धन चक्र है, वह है काष्ठ। इसको लिखेंगे ऐसे, काष्ठ अपवर्धन चक्र। तो काष्ठ अपवर्धन चक्र, आज पूरा वीडियो इसी पे है कि होते क्या हैं, कहाँ पे बनते हैं। देखिए, भारत में बहुत सारी गुफाएं आपको मिलेगी, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी गुफाएं मिलेगी। जैसे अमेरिका का केंटुकी स्टेट है एक, वहाँ पे केंटुकी की गुफा मिलेगी। पुनः अमेरिका का एक और स्टेट है न्यू मैक्सिको। जो आप मैक्सिको देखेंगे मैप में तो उसका एक बॉर्डर के पास देखेंगे, यूएस अमेरिका बॉर्डर पे न्यू मैक्सिको एक अलग से प्रांत है, अमेरिका का स्टेट है। तो वहाँ पे आपको मिलेंगे कार्लसवाद की गुफा। कार्लसवाद भारत में मिलेंगे आपको कुटुमसर की गुफा। अगर आप बस्तर में चले जाएंगे, बहुत ही डीप गुफा है बस्तर में, कुटुम्बसर की गुफा। पुनः देहरादून अगर आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पे आपको गुफाएं मिलेगी, रोबर की गुफा। इसके साथ शिलोंग के पठार में गुफा है। तो गुफाएं कैसे बन रही है, आखिर कौन से कारक है जो इस तरीके की गुफाओं का निर्माण करते हैं, वह क्षेत्र किस तरीके का रहता है। तो कास्ट उस प्रदेश में लैंड फॉर्म है, तो उस पूरा प्रदेश को क्या बोलेंगे, कास्ट लैंड फॉर्म द्वारा निर्मित है। कास्ट प्रदेश के लिए देखिए कुछ विशेष खूबियत होती है कि कास्ट बनते कहाँ हैं। सबसे पहला जो कास्ट प्रदेश का उल्लेख किया गया, ये कास्ट नाम लिए गए हैं जो आपके कास्ट, वह लिए गए एंड्रियाटिक। एंड्रियाटिक सागर जो है, इसके तट के पास इस तरीके के बहुत से लैंड फॉर्म स्थलाकृति दिखाई देती है। अब एंड्रियाटिक सागर कहाँ पे है, तो बोलेंगे यूरोप में है। तो यूरोप में अगर आप इटली का तट देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पे बहुत से आपको स्थलाकृति दिखाई देंगे। और ये आपका यहाँ पे काला सागर दिखाई देगा, काला सागर। ये एंटियार्टिक सागर ऐसे दिखाई देंगे। और ये नीचे और आई जाइए ऐसे करके थोड़ा सा, पंचभुज की आकृति, ये आपको यूनान दिखाई देगा, ग्रीक प्राचीन काल का यूनान। ये पूरा इलाका कहलाता है बाल्कन। यूरोप का अगर मैप हो आप देखेंगे, एड्रियाटिक सागर मिलेगा आपको, काला सागर मिलेगा, एजियन सागर मिलेंगे। तो ये पूरा एक पेनिसुएला है। पेनिसुएला का क्या होते हैं, जो तीनों ओर से जल से घिरे रहे, बीच में बाल्कन प्रायद्वीप कहलाता है, तीन ओर से जल है इसके। तो ये पूरा बाल्कन प्रांत में जो एक समय था बाल्कन, अभी पेनिसुएला है ये, इसमें काफी सारे कंट्री हैं। जैसे क्रोएशिया देखेंगे, हर्जिगोविना बोस्निया देखेंगे। फिर इस साइड से आप, ये पूरा ग्रीक हो गया, कोसोवो हो गया, मॉन्टेविडियो है। इसमें बहुत सारे कंट्री अभी आ रहे हैं, तो इन सारे को एक साथ हम लोग बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं। ये कास्ट प्रदेश यहीं पे आपके मिलते हैं। नामांकन इसी क्षेत्र के आधार पर हुआ, विशेष रूप से ये वाला कोस्ट, एड्रियाटिक सागर का तट। इसका तट एड्रियाटिक सागर का। तो आपको पता चल गया ये नामांकन कहाँ से हुआ है, तो बोलेंगे एड्रियाटिक सागर का जो तट है, एड्रियाटिक सागर का तट इस तट के नाम पे लिया गया क्योंकि इस तरीके के जो लैंडफॉर्म है बहुत सारे मिलते हैं। पहले तो क्षेत्र का नाम आप बता दिए। अब आपको बताना है कि किस क्षेत्र में बनते हैं कास्ट प्रदेश, किस क्षेत्र में। जो हिमानी वाला क्षेत्र है, इससे पहले जो अवर्धन चक्र पढ़े थे, हिमानी जहाँ पे बर्फ हो रही है वहाँ पे हिमानी अवर्धन चक्र होते हैं। जहाँ जल है तो नदियों के द्वारा अवर्धन है, अर्थात नदी के द्वारा लैंडफॉर्म बन रहे हैं। पुनः वायु के द्वारा भी एक अलग से अवर्धन चक्र होता है, शुष्क अवर्धन चक्र। तो मरुस्थल क्षेत्र मिलेंगे, लेकिन इस तरीके के क्षेत्र जो कास्ट वाले क्षेत्र वो कहाँ मिलते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि किस क्षेत्र में कास्ट प्रदेश बनते हैं।
तो इसका आंसर आपको बोलना है चूना पत्थर वाला क्षेत्र, लाइमस्टोन। फिर है जिप्सम, ये भी चूना पत्थर से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। फिर आप बोलेंगे डोलोमाइट, डोलोमाइट ये सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जैसा जिप्सम डोलोमाइट इस क्षेत्र में अंडरग्राउंड जले इनको काटती है। अगर कोई चूना पत्थर वाला क्षेत्र में आप चले जाएंगे, आपको बहुत सारे लैंडफॉर्म दिखाई देंगे, और बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ चूना पत्थर मिलते हैं, सीमेंट बनता है चूना पत्थर से, जिप्सम है, डोलोमाइट वाला। तो वहाँ पे अंडरग्राउंड जल है, तो बोलते हैं भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पे अलग अलग तरीके की आकृति बनाती है। अभी जो मैं इससे पहले गुफा की बात कर रहा था कि अगर आप बस्तर चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ में है बस्तर, तो वहाँ पे आपको अंडरग्राउंड जल मिलेगा। और गुफा बना है कुटुमसर की गुफा, क्योंकि पूरा इलाका जहाँ पे गुफा है कुटुमसर की वो चूना पत्थर वाला है। ये पूरा इलाका चूना पत्थर वाला है, बालकन पेनिनसुला। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किस क्षेत्र में कास्ट लैंडफॉर्म बनते हैं। इसका आकृति बोलेंगे चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट, अंडरग्राउंड जल जहाँ भी होंगे वहाँ पे कास्ट आवर्धन चक्र निर्मित होते हैं। हर जगह नहीं मिलेंगे, ओनली यही क्षेत्र में मिलेंगे, इसी क्षेत्र में। ठीक है, अब क्या विशेषता होनी चाहिए उस क्षेत्र की, ये तो इस क्षेत्र में था, क्षेत्र की क्या विशेषता है इसे एक बार देखते हैं कि क्षेत्र, सबसे पहले हुआ क्षेत्र क्या हो, तो बोलेंगे चट्टाने संधि युक्त हो, अर्थात चट्टाने मिले जो जल में घुलने वाली हो। कठोर चट्टानों में नहीं, क्योंकि चूना पत्थर तो मुलायम चट्टानों में आता है, परत बाई परत ही बने होंगे। तो बोलेंगे सबसे पहला क्षेत्र की विशेषता, काष्ठ प्रदेश कहाँ पे निर्मित होते हैं, काष्ठ स्थलाकृति क्षेत्र की विशेषता कैसी है। फर्स्ट नंबर पे बोलेंगे कि जो चट्टाने हैं संधि युक्त हो। संधि युक्त क्या मतलब, गैप। अगर आप चट्टान वाला वीडियो में देखे होंगे तो आग्नेय अवसादी कांटी चट्टाने थी, तो इसमें क्या होंगे, आग्नेय तो बिल्कुल नहीं होगा, बचेंगे कायांतरित हो सकते हैं या अवसादी। तो उसमें गैप होंगे चट्टानों में, तो चट्टाने संधि युक्त हो। अगर चट्टाने कठोर होगी तो अंडरग्राउंड जल या कोई भी जल उसे तोड़ नहीं सकता है, पहली बात। तो चट्टाने संधि युक्त हो, गैप होने चाहिए, दरार होनी चाहिए। सेकंड क्या बोलेंगे, समान बारिश होनी चाहिए, क्योंकि जल की भी आवश्यकता है। अंडरग्राउंड जल कैसे मिलेगा, तो बारिश होंगे तभी तो अंडरग्राउंड जल में जाएगा वो, अंडरग्राउंड जल का रूप धारण करेगा। तो समान बारिश वर्षा होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे जो एक नॉर्मल घाटी है, जो घाटी रहती है वो गहरी होनी चाहिए, गहरी व बड़ी होनी चाहिए, अर्थात घाटी बहुत ही बड़ी और डीप होनी चाहिए। तो इस तरीके की कुछ विशेषता है। और वहाँ पे जो पत्थर चट्टाने किस तरीके से हों, तो एग्जाम्पल देना होगा आपको, चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट वाले क्षेत्र। भारत में चूना पत्थर डोलोमाइट वाला ये क्षेत्र जो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और साथ साथ आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। तो एक बड़ा रीजन है भारत में भी जहाँ पे इस तरीके के मिलते हैं। चलिए हम सीधा कुछ लैंड फॉर्म की ओर बढ़ते हैं जिसे आपको याद करना होगा। पहले माइंड में एक शब्द डालने होते हैं आपको, बार बार उसे आपको रिपीट करना होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि शब्द ही टफ है। इस शब्द का अंडरस्टैंडिंग ही आपका जियोग्राफी है। तो शब्द को आपको पहले एक खाका तैयार करना होगा, बार बार रिपीट करने होंगे, बार बार इसको रिटेन करना होगा, तब जाके बनेगा माइंडसेट। सबसे पहले स्थलाकृति का एक क्या करेंगे, सूची बनाएंगे कि कौन कौन से लैंड फॉर्म है, पढ़ना है। और जहाँ तक हो सके पढ़ेंगे, अदरवाइज अगर कुछ छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, तभी संभव नहीं हो सकता। लेपिस सबसे पहला दिमाग में बैठाना, लैंडस्केप में लेपिस है। सेकेंड नंबर पे आप बोलेंगे गुफा बनती है। थर्ड नंबर पे आप क्या बोलेंगे कि एक मेहराब बनते हैं, मेहराब। गुमदा बताऊंगा मैं आपको, ये प्राकृतिक पुल इसको बोल दीजिए, प्राकृतिक पुल। पहले हमको पढ़ना क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ नंबर पे आप बोलेंगे
विलियन छिद्र, विलियन छिद्र। फिफ्थ नंबर पे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? तो डोलाइन, नाम थोड़ा देखना होगा। फिर बोलेंगे युवाला, फिर इसे मैं लिख देता हूँ पालेस, पालेस। फिर है 8 नंबर पे आप बोलेंगे धस्ती निवेशिका, धस्ता हुआ निवेशिका। 9th नंबर पे आप बोलिए, 9th पे कि अंधी घाटी, अंधी घाटी। 10th नंबर में लटकती घाटी, लटकती घाटी। 11th नंबर में हम्स। 12th नंबर में बोलिए स्टेले टाइट, स्टेले टाइट। 13 नंबर पे स्टेले माइट। दो हैं, एक टाइट है, एक माइट है, स्टेले। फिलहाल आपके सामने ये है जिसे आपको याद करना होगा। लेपी संरचना, गुफा, मेहराब या प्राकृतिक पुल, विलियन छिद्र, डोलाइन, युबाला, पालेस, धस्ती निवेशिका, अंधी घाटी। दो घाटी तो ऐसे नाम याद कर लीजिए, अंधी घाटी, लटकती घाटी। लटकती घाटी सभी अवर्धन चक्र में दिखाई देते हैं आपको। इसमें एक नया जुड़ जाता है, अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली, हैंगिंग वैली, हम्स, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट। ये दो टाइट और माइट याद रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पूरे के पूरे लैंडफॉर्म में। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है ये, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट, ये दोनों इसकी विशेष खूबियत है। चलिए इतना हो गया, तो इरेज करता हूँ और सीधा मैप में पहले देखते हैं कि कैसे होते हैं अंडरग्राउंड जल की भूमिका। यहाँ पे सतही जल नहीं है, इस सरफेस पे आपको नदी मिलेगा और नदी काटते हुए घाटी बना रहे हो तो नदी का काम है। नदी अवर्धन चक्र में देखेंगे यहाँ अंडरग्राउंड जल, ऐसा जल जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन काट काट के लैंडफॉर्म बना रहे हैं और जियोग्राफी में पढ़ना पड़ता है इसे। ये अब क्या करेंगे, इसको ऐसे भर लेना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये अंडरग्राउंड जल है, ये जल है, तो जल है अंडरग्राउंड, ये कटिंग कर रहा है ये वाले पोर्शन को। ठीक है, अंडरग्राउंड जल काट रहा है। कहीं ना कहीं से बारिश होगी धरातल पे और ये रिस रिस के अंदर जाएंगे, अंडरग्राउंड जल का रूप धारण करेंगे, फिर चट्टाने अंदर नहीं जाने देगी, तो ये अंडरग्राउंड जल में फ्लो होते हैं ऐसे करके पानी। ठीक है, जो कुआं होते हैं आप, यही अंडरग्राउंड जल में मिलता है। अब ये कटिंग कर रही है, इलाका कौन सा है बोलेंगे, जो पूरा का पूरा क्षेत्र है चूना पत्थर वाला है, धीरे धीरे कटिंग कर रही है, ये इसको काट रही है, तो यहाँ गड्ढा मिलेगा आपको। पुनः देखिए इसी में आगे एक छोटा सा डायग्राम इधर बना देता हूँ। अब नदियों ने कैसे कटिंग किया है, तो धीरे धीरे काट के गुफा को और बड़ा कर दिया था, अंडरग्राउंड जल और काट रही है। तो पहले धीरे धीरे काटते काटते यहाँ तक काट दी ऐसे करके, तो अचानक से आप जा रहे हैं, फिर कटिंग दिखाई दे रहा है कि अंडरग्राउंड जल ने यही आकृति को बड़ा रूप में कटिंग किया है, काटा है।
ठीक है, नीचे से कटिंग कर रही है, ऊपर की ओर लगातार काटते जाएगी, ये पूरा पोर्शन नीचे धंस जाएगा ऐसे करके। तो इस तरीके से आकृति दिखाई देगी। पुनः और भी कटिंग करेंगे, अगर यहाँ जल भर जाए तो इस वाले इलाके को कैसे कर सकते हैं, ये भी अंडरग्राउंड जल अगर संतृप्त हो जाते हैं तो कटिंग करेगी। ऐसे करके भी कटिंग हो सकता है कि ऊपर वाला जल काट दे ऐसे करके। तो कुछ कुछ गैप जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे। ये गुफा है एक तरीके का, ये गुफा, ये अंडरग्राउंड जल काटी और धीरे धीरे गुफा बना रही है। फिलहाल एक समझाने के लिए डायग्राम है कि अंडरग्राउंड जल कुछ इस तरीके से फंक्शन करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ लैपिस पे। जो पहला स्थलाकृति है लैपिस, बोरा चूना पत्थर वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको एक खांचे नुमा संरचना दिखाई देगी जो लंबवत होगी। लैपिस, लैपिस क्या है, आप चूना वाले क्षेत्र में जाएंगे तो एक संरचना मिलेगी जिसको बोल रहा है ये उबड़ खाबड़ ऐसे रहते हैं और लंबवत रहती है। तो ये वाला जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा उबड़ खाबड़, ये पूरा संरचना क्या है, तो लेपिस कहलाता है। उबड़ खाबड़ लंबा संरचना, तो ये लंबाई में है प्लस उबड़ खाबड़ है, तो लेपिस ये है चूना पत्थर वाले क्षेत्र में। सेकेंड नंबर पे गुफा, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुफा क्या है, तो मान लेते हैं आप कोई क्षेत्र में जा रहे हैं, ये पूरा एक चट्टान है, इसमें आपको एक गुफा दिखाई देता है ऐसे करके, ये तो गुफा ऐसे करके आप अंदर की ओर चले जा रहे हैं तो बहुत सारे फिर और गुफा के ब्रांच दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। इस साइड एक छोटा गुफा, पुनः इस साइड और छोटा गुफा, तो गुफा है, इसके ब्रांच है, फिर इसके ब्रांच है, फिर इसके ब्रांच है, कुछ इस तरीके से ब्रांच ही ब्रांच रहते हैं। तो ये बड़ी गुफा धीरे धीरे छोटी छोटी गुफा अंडरग्राउंड जल बना रही है। तो गुफा क्या होता है कि जो चूना पत्थर वाले क्षेत्र में है, जो अंडरग्राउंड जल है धरातल को काटती है और एक बड़ा सा गैप होल का निर्माण करती है जिसके ऊपर चट्टानें रहती है, ये गुफा रहती है। इस तरीके की गुफा के कारण क्या है, क्यों बनती गुफा, तो दो तरीके के जियोग्राफर हैं इसमें। एक कह रहे हैं कि कंकड़ पत्थर, जो कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर घर्षण से बना है। एक मत है जियोग्राफर का कि कंकड़ पत्थर जो है बार बार घर्षण करते हैं और घर्षण करके पूरा इलाका गुफा में बदल दे रहे हैं। दूसरा है कि अंडरग्राउंड जल बना है, अंडरग्राउंड जल जो भू जल है वो बना रहे हैं। तो अंडरग्राउंड जल वो बह रही है, वही गुफा बना रही है। दूसरा क्या है कि कंकड़ पत्थर से बन सकते हैं, तो गुफा है। अब कुछ गुफाओं का नाम लिखना है। कुटुम सर, कुटुम सर की गुफा कहाँ पे है, बस्तर। कौन सा इलाका है, पूरा चूना पत्थर वाला है, कांगेर नदी बहती है, एक नदी का नाम है कांगेर नदी, उसी के पास है कुटुमसर की गुफा। एक टूरिस्ट प्लेस भी है, बस्तर रीजन लिखेंगे। देहरादून, एक देहरादून में बहुत सारी गुफा है लेकिन एक गुफा का नाम याद करिए, रोवर, रोवर गुफा कहाँ पे, देहरादून। फिर बोलेंगे शिलोंग के पठार में गुफाएं मिलेगी, शिलोंग का पठार। और अमेरिका के केंटुकी में तो 43 किलोमीटर का गुफा है, केंटुकी, यूएस। ये कुछ गुफाएं हैं जो बनाया गया है अंडरग्राउंड जल के द्वारा। देहरादून में रोवर की गुफा, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, कुटुमसर बस्तर, शिलोंग का पठार, शिलोंग में का पठार जो उसमें गुफाएं मिलेगी, केंटुकी अमेरिका के स्टेट, वहाँ पे गुफाएं मिलेगी आपको।
अब इसी गुफा का अगर एक पोर्शन गिरा दिया जाए तो क्या बनेगा आपका जो प्राकृतिक पुल आप पढ़ लेते हैं, प्राकृतिक पुल। पुल क्या होता है, ये जा रहे हैं ऐसे करके, फिर ये पुल है पूरा इलाका, दो पोर्शन को जोड़ रहा है, दो घाटियों को। अगर एक गुफा मान लेता हूँ मैं, ये गुफा, इसी का एक भाग अगर गिर जाए कट के, ये वाला पोर्शन कट के गिर गया, अब ये जो कट के पोर्शन गिर रहा है ये वाला, ये तो यहाँ पे गैप हो जाएंगे ऐसे करके। तो ये जो बोलेंगे जो गुफा होती है, अगर गुफा का एक भाग गिर जाए कट के हट जाए तो जो शेष आकृति रहती है, ये वाली पूरी आकृति जो बच रही है, ये प्राकृतिक पुल होती है। तो प्राकृतिक पुल के लिए गुफा बनना जरूरी है। ठीक है, प्राकृतिक पुल गुफा दोनों साथ साथ में आप रख लेंगे, समझने के लिए ये है। अब है विलयन छिद्र, कीट के आकार की संरचना। जो आप देख रहे थे अभी डायग्राम में, ये वाला संरचना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ये क्या है आपकी, तो विलयन छिद्र है, विलयन छिद्र। तो बोलेंगे कीप के जैसी आकृति होती है, जो कीप है इस तरीके से घर्षण के द्वारा बन रहे हैं, अंडरग्राउंड जल बना रहा है। कीप की आकृति है और 9 मीटर तक गहरा हो सकता है, गहराई यहाँ से यहाँ तक की पूरा गहरा, तो 9 मीटर तक गहरे हो सकते हैं। तो कीप नुमा आकृति है विलयन छिद्र का। अब विलयन छिद्र, डोलाइन और युवाला पाले ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जुड़े हुए हैं, देखिए विलयन छिद्र था, अगर विलयन छिद्र बड़ा हो जाए, आपको बोलना है विलयन छिद्र और बड़ा हो जाए तो क्या बनता है, डोलाइन। और डोलाइन विलयन छिद्र का बड़ा होगा, अर्थात बड़ा छिद्र है ये चूना पत्थर वाले छिद्र में। डोलाइन और अधिक बड़ा हो जाए तो बोलेंगे काष्ठ खिड़की बनता है, काष्ठ खिड़की। एक बड़ा सा गैप होल बना दीजिए, ठीक है। अब इसके अंडरग्राउंड जल देख रहे हैं आप, अर्थात बड़ा सा गैप बन गया, दो लाइन गैप था, इसका बड़ा रूप कास्ट खिड़की हो गया। अब इसमें आप अंडरग्राउंड जल को देख सकते हैं ऊपर से, तो खुला हुआ क्षेत्र है ये जिसमें अंडरग्राउंड जल दिखाई देते हैं। कास्ट खिड़की, खिड़की बोलेंगे खिड़की, घर में जो खिड़की रहते हैं विंडो, वही है कास्ट खिड़की। फिर कास्ट खिड़की ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या बोलना है, डोलाइन, यहाँ से फिर लीजिए कई सारे डोलाइन। डोलाइन क्या है, छिद्र है। अब ये सब आपस में जब जुड़ जाते हैं, मान लेते हैं जुड़ के बड़ा हो गया, बहुत सारे डोलाइन थे, धीरे धीरे जो गड्ढे थे वो गड्ढे आपस में जुड़ के एक बड़ा गड्ढा बना लेंगे, तो इसे बोलेंगे आप युवाला। तो युवाला और काष्ठ खिड़की मिलते जुलते हैं, लेकिन काष्ठ खिड़की एक छोटा पोर्शन है, युवाला काफी सारा बड़ा पोर्शन है, क्योंकि काफी सारे डोलाइन मिलकर बने हुए हैं। और इसमें क्या है, डोलाइन का ही बड़ा रूप काष्ठ खिड़की है। अंतर कुछ विशेष नहीं, थोड़ा सा अंतर है। युवाला काफी सारे काष्ठ डोलाइन से मिलकर बने होते हैं। तो ये संरचना क्या हो गई, युवाला। पुनः क्या बोलेंगे, अब युवाला मिलकर पालेज बनाते हैं। काफी सारे युवाला मिल जाए, 2 युवाला 4 युवाला, तो ऐसे करके पालेज बना रहे हैं। चलिए एक बार फिर से इसको एरो के निशान से देखते हैं और मैप में भी देखेंगे हम। फिलहाल विलयन छिद्र से स्टार्ट करते हैं, लगातार शब्द हैं कि विलयन छिद्र से क्या बनेगा, विलयन छिद्र बड़ा हो जाए, डोलाइन बनाइए। पुनः डोलाइन बड़ा हो जाए तो काष्ठ खिड़की बना दीजिए, काष्ठ खिड़की जिससे अंडरग्राउंड जल दिखाई देती है। काफी सारे डोलाइन मिलकर क्या बनाते हैं, युवाला बनाते हैं। काफी सारे युवाला मिलकर क्या बना लेते हैं, आपके पालेज बना लेते हैं। इतना कुछ विशेष नहीं है, सबका विस्तृत रूप है। एक गर्त है कीप के आकार का, धीरे धीरे कीप का खुलता हुआ मुंह है, पहले ऐसे बना रहे हैं विलयन छिद्र,
कील के जैसा संरचना। अब और कैसे हो जाएगा, चौड़ा होगा, बाद में और चौड़ा ऐसे, बाद में और ये, एक के बाद एक संरचना। अंडरग्राउंड जल लगातार कटिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे खुलता जा रहा है मुंह। अब है एक डायग्राम से देखते हैं कुछ। देखिए, ये सब माउंटेन है। यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं जैसे ये गर्त है, ठीक है, दो लाइन है, ये पूरा एक और गर्त बना लीजिए, ये गर्त है, दो लाइन। अब यहाँ पे एक बड़ा सा गैप गर्त बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या था, बहुत सारे पहले डोलाइन रहते हैं, ये डोलाइन बाद में और जुड़ जाते हैं, फिर ये जो संरचना बन रही है कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इसको आप बोलेंगे, काफी सारे डोलाइन मिलने से, युवाला। युवाला। और ये आपका क्या है, तो एक लैंड है। अब इसमें कुछ गुफा इसी तरीके से अंडरग्राउंड जल काट रही है, मान लीजिए अंडरग्राउंड जल था, तो ये गुफा दिखेगी आपको, तो लिख लीजिए गुफा। ये वाला ओनली पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से कटिंग है और ये अंदर आप चले जा रहे हैं तो आपको लगता है गुफा है। ये वाला कुछ इस तरीके से मिल रही है, और एक गर्त जगह जगह पे, एक और इधर कर लीजिए, ये वाला टू लाइन, और ये प्लेन घाटी है। तो दिख रहा है ये वाला टू लाइन जैसी संरचना, और एक लैंड फॉर्म, किस तरीके से लैंड है, एक के बाद एक लैंड, और यहाँ पे कर्व, ये कर्व। ठीक है, ठीक है, इसे इरेज करता हूँ मैं, और डायग्राम में समझिए। ये मान लेते हैं ऐसे करके, ये कुछ है। इसको भरना है, एक ऊंचाई दिखाना है, और अंत में इसको बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे गर्त है ऐसे करके, ये बड़ा सा गर्त, और यहाँ पे आप दिखा दीजिए सतही प्रवाह। इस सतही प्रवाह, सरफेस फ्लो, इसको दिखाइए वाला, इसे दिखाइए डोलाइन, फिर एक ऊंचा वाला पर्वत क्षेत्र है। तो बन सकता है संरचना ऐसे करके ढाल की ओर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये दिखा दीजिए गुफा, बाकी ये तो सतह है जो अंदर का लैंड, एक ढाल, दो लाइन, युवाला, सतही प्रवाह, गुफा। अब यहाँ पे बात है कुछ और लैंडस्केप जो हमारे बच रहे हैं, कॉलेज तक तो ठीक था। अब बात करेंगे धसती निवेशिका, अंधी घाटी, लटकती घाटी, एक जैसी संरचना मिलती जुलती है।
यहाँ पे बात आता है नदी का। 3 अब एक साथ लेना है आपको। धस्ती निवेशिका, अंधी घाटी और लटकती घाटी। इनको एक साथ पढ़ना है आपको। देखिए, जो नदियाँ होती है अगर दरार से बह रही है, जो काट क्षेत्र में नदियाँ एक दरार है, मान लेते हैं कि ये जल है, ठीक है। जो काट क्षेत्र में नदियाँ दरारों से बह रही है, ये 2 है, इसके बीच से फ्लो हो रही है दरार से, तो एक गर्त में गिरती है। क्या बोलेंगे? धस्ती निवेशिका क्या होती है? जब नदियाँ दरारों से बह रही है और किसी गर्त में गिर रही है, वो गर्त विलयन क्षेत्र ही होगा, तो बोलेंगे ऐसे करके जो घाटी बन रही है तो धस्ती निवेशिका कहलाती है। नदियों के द्वारा है ये। पुनः यहाँ पे अंधी घाटी क्या है कि अगर स्थिति धस्ती निवेशिका की स्थिति लंबे समय तक बने रहे तो ये वाला गर्त बड़ा हो जाएगा। जो जल बह रहा है दरार से धस्ती निवेशिका में लंबे समय तक बने तो ये तो गहरा हो जाएगा घाटी, ये वाली घाटी गहरी होगी, क्योंकि लंबे समय तक जल है, कटाव करते रहेगी, किनारे किनारे काट रही है, पूरा क्षेत्र बड़ा करते जा रही है, तो एक घाटी बनेगा। तो ऊपर तो एक घाटी थे, इसके नीचे एक और घाटी बन रही है, यही घाटी है आपकी अंधी घाटी। कंसेप्ट कुछ नहीं है। धस्ती निवेशिका में जो चट्टानों से दरारें से जल फ्लो हो रही है, नदी का जल फ्लो हो रहा है और विलयन क्षेत्र में गिर रहा है। बाद में विलयन क्षेत्र और बड़ा हो जाए, जल रुके रहे, कटाव करते रहे, विलयन क्षेत्र और बड़ा होते चला जाए। तो ऊपर में तो घाटी है, नीचे भी एक घाटी बन गई, अंधी घाटी कहता है। लटकती घाटी क्या होता है? ये जो मेन नदी रहता है इसकी कोई सहायक नदी बनाए। ये मुख्य नदी है, कंसेप्ट वही है कि मेन नदी है, मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदी। तो मुख्य नदी की सहायक नदी हमेशा एक घाटी बनाती है। ऊपर में जो लटकता हुआ है ये एक घाटी है नदी की, मुख्य नदी वाला घाटी तो ये होगी आपका, है ना। इसके ऊपर एक और घाटी लटकता हुआ दिखाई देता है, तो सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाता है। क्या बोलना है आपको? सहायक नदी। ये हो गए आपके। अब आकृति है हम्स। हम्स क्या है? जब काष्ठ प्रदेश होता है, काष्ठ क्षेत्र में ऐसी चट्टानें होती है जिसका वर्णन नहीं होता है। आप पढ़े हैं नदियों वाले में भी कुछ ऐसी चट्टानें रहती है जिनका वर्णन नहीं हो पाता, सिंगल लॉनली पहाड़ी रह जाते हैं, मैग्नॉक। इसी तरीके से काष्ठ प्रदेश में कुछ ऐसे चट्टानें रहती है जिनका अंडरग्राउंड जल वर्णन नहीं कर पाती है, जो सिंगल चट्टानें बच जाती है हम। तो ऐसी चट्टानें जिनका वर्णन नहीं हो पाता है। तो ऐसी चट्टानें जिनका क्या हुआ, इरोशन और वर्णन नहीं हो पाया, तो वो कहलाती है हम्स। क्लियर है? लटकती घाटी, अंधी घाटी, धस्ती निवेशिका, अंधी घाटी, लटकती घाटी। पुनः स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट, ये 2 शब्द हैं। टाइट जो काष्ठ प्रदेश होता है, मान लेते हैं काष्ठ प्रदेश है, इसकी छत है, काष्ठ प्रदेश है, जो गुफा रहती है, जैसे अभी कितना गुफा बताया आपको, कुटुम्बसर की गुफा चले जाइए, रोवर की गुफा, कारस्वार की गुफा, केंटू की गुफा, किसी भी आप गुफा में जाएंगे तो आपको छत जो है, छत से पानी रिसता हुआ दिखाई देता है। ये पानी मान लेते हैं यहाँ से रिस रहा है ऊपर से, तो पानी रिस रहे हैं, धीरे धीरे पानी के साथ जो भी जमाव था, कंकड़ पत्थर बालू, चूना पत्थर सीमेंट का काम करते हैं, तो पानी धीरे धीरे बांस बन के उड़ जा रहा है। लेकिन जो कंकड़ पत्थर थे, चूना वाला इलाका का जो भी
चूना पत्थर रहते हैं धीरे धीरे जम जाते हैं, अर्थात उनके कंकड़ पत्थर बालू ये जमा होते हैं, ये छत से लटकते हुए दिखाई देते हैं। ये छत है, छत से लटकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों लटक रहे हैं? पानी वाष्प बन के उड़ जा रहा है। क्या बोलेंगे? पानी वाष्प बन के उड़ गए, समाप्त हो गए। अब जो बच गया, क्या बच गए? तो चूना पत्थर के अवशेष बच गए। ये धीरे धीरे क्या होते हैं? जम जाते हैं। जमने के बाद एक आकाश से स्तंभ नीचे की ओर धरातल पे चढ़ता है। ये सरफेस है, क्या बोलेंगे? ये सतह है। और ये छत, तो छत से लटकता हुआ स्तंभ है ये। ऐसे काफी सारे आपको स्तंभ दिखाई देंगे। ये जगह जगह स्तंभ, आप घूमेंगे कुटुमसर की गुफा तो स्तंभ दिखाई देते हैं। कासवाद की गुफा देहरादून में इसी तरीके से आपको दिखाई देगा स्तंभ। तो ये स्तंभ है, विशेष आकृति है, आकाश नुमा स्तंभ जो सतह की ओर जा रहा है। सतह पे नहीं अभी तक पहुंचा, लेकिन सतह की ओर जा रहा है धीरे धीरे, ये सतह तक पहुंचेंगे। तो आकाश में लटकते हुए स्तंभ है, आकाश स्तंभ, जिसको इंग्लिश में स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। स्टेलेमाइट इसका उल्टा कर दीजिए। जो छत है, मान लेते हैं ये छत है, छत से पानी, ये ऋषभ पानी और इस ऋष इकट्ठा हो रहा है, सरफेस पे आ गया, फर्श पे आ गए, फर्श या सतह पे आ गए। फिर पानी का वाष्प बन जाएगा, तो सतह से अब ऊपर की ओर जा रहे हैं ये स्तंभ। कुछ छोटे स्तंभ, कुछ बड़े स्तंभ करिए। तो सतह से ऊपर की ओर जा रहे हैं, आकाश की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसे? पाताली स्तंभ। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? पाताली स्तंभ को स्टेलेमाइट। तो इस तरीके से दो अपोजिट है, एक छत से नीचे की ओर आ रहा है और एक सतह से छत की ओर जा रहा है, अर्थात एक आकाश में लटकता हुआ स्तंभ है, एक सतह से आकाश की ओर जाता हुआ स्तंभ है। बाद में हो सकता है दोनों मिल जाए, कुछ ऐसे बन सकते हैं। मान लेते हैं गैप कर देता हूँ। तो देखिए दोनों मिल गए, आकाश के स्तंभ, आकाश का स्तंभ और पाताल का स्तंभ, ये दोनों फ्यूचर में मिल जाएंगे। और किस क्षेत्र में बनेंगे? तो आकाश के स्तंभ, पाताल स्तंभ, ये काष्ठ प्रदेश में। इस तरीके से आपके सामने काष्ठ आवर्धन चक्र का स्थलाकृति है, जिसमें आपको लेपिस से लेके स्टेलेमाइट और स्टेलेटाइट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बताना होगा। बोलना है कि छत से पानी रिसती जाती है तो पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, क्योंकि चूना पत्थर है तो सतह से धीरे धीरे जमा होते रहता है चूना पत्थर का, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ संपर्क करने पर चूना कठोर हो जाता है, जम जाता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे जमा हो रहा है, जो सतह की ओर बढ़ते हैं, लटकते हुए स्तंभ दिखाई देते हैं आकाश में। कैसा प्रतीत होगा? लगेगा कि आकाश में स्तंभ लटक रहे हैं, तो स्टेलेक्टाइट बोलेंगे। और स्टेलेमाइट में उल्टा कर देंगे आप, इच्छा से जो भी चूना पत्थर हैं, बालू हैं, सतह पे आ जाते हैं और सतह से पानी का वाष्प बन जाता है, और धीरे धीरे जो चूना पत्थर हैं वो जमाव होके ये धरातल से आकाश की ओर अर्थात छत की ओर आगे बढ़ते हैं, तो एक खंबे नुमा आकृति बनती है, स्तंभ नुमा आकृति बनती है, तो इसे बोलेंगे पाताली स्तंभ। और भविष्य में आकाश स्तंभ, पाताल स्तंभ दोनों को जोड़ के एक डायग्राम दिखा देंगे आप। ये है आपका। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी में। बने रहिए टू डू आईएएस में। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए अगर समझ में आता है।